हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, यंत्रज्ञान का सत्य इतिहास। Okay, first concept is the urban revolution, that is 3000 to 500 BCE. BCE refers to before Christ, okay, before the birth of Christ. Got it? Now here we are going to see about cities revolution, how they revolted against those technologies. As you know, as in the disadvantages of technology, you have seen that how these modern days technology are affecting those people of cities or villages. So now we are going to talk about the revolution done by citizens of that specific country, and urban means city. Okay, let's start. शहरी क्रांति, क्रिस्त पूर्व 3000 से 500 वर्षों तक बीच का समय। अब तक वर्णित तकनीकी परिवर्तन एक लंबी अवधि में बहुत धीमी गति से हुआ। केवल सबसे बुनियादी सामाजिक ज़रूरतों के जवाब में भोजन और आश्रय की खोज और इन ज़रूरतों की पूर्ति के अलावा किसी भी गतिविधि के लिए उपलब्ध कुछ सामाजिक संसाधनों के साथ, हालांकि लगभग 5000 साल पहले कुछ अच्छी तरह से अनुकूल भौगोलिक स्थितियों में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन शुरू हुआ था। इसने नई ज़रूरतों और संसाधनों को उत्पन्न किया और इसके साथ तकनीकी नवाचार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस शहर के आविष्कार की शुरुआत थी। Okay, so this was the beginning of invention of cities. Okay, now in this case we are going to see next concept is craftsmen and scientists. As of now, how scientists revolted against those technologies, and also craftsmen. Yeah, so now we are going to see about this. Let's start. यानी शिल्पकार और वैज्ञानिक। नए पाषाण युग के संचित कृषि कौशल ने जनसंख्या में वृद्धि को संभव बनाया था और बड़ी आबादी ने बदले में वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला में विशेष कारीगरों के उत्पादों की आवश्यकता को जन्म दिया। इन शिल्पकारों में कई धातुकर्मी शामिल थे। पहले धातु का इलाज करने वाले, जो धातु के रूप में आसानी से प्राप्त किए जा सकते थे, और विशेष रूप से नरम धातु जैसे सोना और तांबा जिसे पीट कर बनाया जा सकता था। फिर उन अयस्कों से कुछ धातुओं को निकालने की संभावना की खोज हुई जिनमें वे आम तौर पर पाए जाते हैं। संभवतः इस्तेमाल की जाने वाली पहली ऐसी सामग्री तांबे का कार्बोनेट थी जिसे माइलाकाइट के रूप में जाना जाता था। फिर पहले से ही कॉस्मेटिक के रूप में उपयोग किया जाता था और तेज़ आग में आग आसानी से तांबे में कम हो जाता था। इस खोज के समय और स्थान के बारे में सटीक रूप से बताना असंभव है, परंतु इसके परिणाम ज़बरदस्त थे। इसने अन्य धातु अयस्कों की खोज, धातु विज्ञान के विकास के लिए, विशिष्ट धातुओं को सुरक्षित करने के लिए, व्यापार को प्रोत्साहित करने और विशेषज्ञ कौशल के आगे विकास के लिए प्रेरित किया।
इसने शहरी समाजों के उद्भव में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि यह व्यापार और विनिर्माण उद्योगों पर बहुत अधिक निर्भर था और इस प्रकार पहली सभ्यताओं के उदय के लिए पाषाण युग ने आरंभिक धातु युग का मार्ग प्रशस्त किया और मानव जाति की कहानी में एक नए युग की शुरुआत हुई, नए युग का आरंभ हुआ। काफ़ी सामान्य सहमति से सभ्यता में एक आम संस्कृति, बसे हुए समुदायों और परिष्कृत संस्थानों वाला एक बड़ा समाज होता है, जिनमें से सभी प्राथमिक साक्षरता और संख्या में महारत हासिल करते हैं। सभ्य कलाओं में महारत और प्रारंभिक सभ्यताओं में अल्पसंख्यकों की खोज थी। सभी संभावना में एक पुरोहित जाति का सावधानी पूर्वक संरक्षित अधिकार। हालांकि इन कौशलों का अस्तित्व यहाँ तक कि आबादी के एक छोटे से अल्पसंख्यक के हाथों में थी भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने सूचनाओं को रिकॉर्ड करने और प्रसारित करने के लिए एक सुविधा उपलब्ध कराई, जिसने नवाचार और सट्टा विचार के दायरे को बहुत बढ़ा दिया। अब तक प्रौद्योगिकी विज्ञान के लाभ के बिना अस्तित्व में थी, किंतु पहले सुमेरियन खगोलविदों के समय तक, जिन्होंने खगोलीय पिंडों की गति को उल्लेखनीय सटीकता और कैलेंडर और सिंचाई प्रणालियों के बारे में उनकी टिप्पणियों पर आधारित गणना के आधार पर प्लॉट किया था, एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच रचनात्मक संबंध प्रकट हुआ था। इस संबंध का पहला फल भूमि को मापने, तौलने और समय रखने, सभी व्यावहारिक तकनीकों, किसी भी जटिल समाज के लिए आवश्यक और साक्षरता के बिना अकल्पनीय और वैज्ञानिक अवलोकन की शुरुआत के लिए बहुत बेहतर क्षमताओं में प्रकट हुआ। तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में इन कौशलों के उद्भव के साथ पहली सभ्यताएं नील नदी की घाटियों और टाइग्रिस एफेट्स में पैदा हुई। Okay, so next concept is copper and bronze. Let's see. ताम्र और कांस्य। तथ्य यह है कि प्रारंभिक सभ्यताओं का युग कॉपर युग यानी ताम्र युग और कांस्य युग के तकनीकी वर्गीकरण के साथ मेल खाता है। इन समाजों के तकनीकी आधार का एक सुराग है। तांबे, सोने और चांदी की कोमलता ने इसे अनिवार्य बना दिया कि उन्हें सबसे पहले काम करना चाहिए। लेकिन पुरातत्वविद अब इस बात से सहमत हैं कि मिस्र की सभ्यता की शुरुआत में शायद एक छोटी अवधि के अलावा कोई वास्तविक तांबा युग नहीं था, क्योंकि उस धातु की बहुत कोमलता ने सजावट या सिक्के को छोड़कर हर चीज़ के लिए इसकी उपयोगिता सीमित कर दी थी। इस प्रकार संतोषजनक उपकरण और हथियार बनाने के लिए तांबे को सख्त करने के साधनों पर जल्दी ध्यान दिया गया। मिश्रित धात्विक अयस्कों की कमी से संभवतः मिश्र धातु की खोज हुई, जिससे तांबे को अन्य धातुओं के साथ मिलाकर कांस्य बनाया गया। कई कांस्य बनाए गए थे, जिनमें कुछ में सीसा, सुरमा और आर्सेनिक शामिल थे, लेकिन अब तक सबसे लोकप्रिय और व्यापक तांबे और टिन का लगभग 10 से 1 के अनुपात में था। यह एक कठोर पीली धातु थी, जिसे पिघलाकर आवश्यक आकार में ढाला जा सकता था। पीतल के कारीगरों ने तांबे और सुनार से धातु को एक मजबूत आग पर एक क्रूसिबल में गर्म करने और इसे साधारण मिट्टी या पत्थर के सांचों में डालने की तकनीक को कुल्हाड़ी या भाले या अन्य ठोस आकार बनाने के लिए विनियोग में ले लिया गया। खोखले जहाज़ों या मूर्तिकला के क्राफ्टिंग के लिए उन्होंने तथाकथित साइर पेरड्यू तकनीक तैयार की, जिसमें मोल्ड की जाने वाली आकृति को मोम में बनाया जाता है और मिट्टी में सेट किया जाता है।
फिर मोम को पिघलाया जाता है और एक गुहा छोड़ने के लिए बाहर निकाला जाता है। पिघला हुआ धातु डाला जाता है। कांस्य प्रारंभिक सभ्यताओं की सबसे महत्वपूर्ण सामग्री बन गई और इसकी निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत व्यवस्था की गई। जलोढ़ नदी घाटियों में धातुएं दुर्लभ थी, जहां सभ्यता का विकास हुआ और इसलिए उन्हें आयात करना पड़ा। इस आवश्यकता ने मातृभूमि से बड़ी दूरी पर जटिल व्यापारिक संबंधों और खनन कार्यों को जन्म दिया। टिन ने एक विशेष रूप से गंभीर समस्या प्रस्तुत की क्योंकि पूरे मध्य पूर्व में इसकी आपूर्ति कम थी। कांस्य युग के सभ्यताओं को धातु के स्रोतों के लिए अपने स्वयं के सीमाओं से बहुत दूर खोज करने के लिए मजबूर किया गया था और इस प्रक्रिया में सभ्य कलाओं का ज्ञान धीरे धीरे विकासशील भूमध्य व्यापार मार्गों के साथ पश्चिम की ओर प्रसारित किया गया था। धातुओं के उपयोग के अलावा अधिकांश पहलुओं में नए पाषाण युग की तकनीक से प्रारंभिक सभ्यताओं में संक्रमण काफ़ी क्रमिक था। हालांकि क्षमता में सामान्य वृद्धि हुई क्योंकि विशेष कौशल अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित हो गए और निर्माण की तकनीकों में उद्यमों के पैमाने में भारी वृद्धि हुई थी। बिजली प्रौद्योगिकी में कोई महान नवाचार नहीं थे, लेकिन धातु के काम करने वालों और कुम्हारों और कांच के काम करने वाले नए कारीगरों की आवश्यकताओं के जवाब में भट्टियों और भट्टों के निर्माण में महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे। इसके अलावा नौकायन जहाज़ ने एक निश्चित आकार ग्रहण किया। एक जहाज़ से आगे बढ़ते हुए एक छोटे से पाल के साथ अपने धनुष में धांधली और केवल नील नदी की प्रचलित हवा से पहले नौकायन के लिए उपयुक्त बाद के मिस्र के राजवंशों के पर्याप्त समुद्री जहाज़ में एक बड़े के साथ आयताकार पाल धांधली के बीच में। इस प्रकार के मिस्र और फोनीशियन जहाज़ हवा से पहले और हवा के पार जा सकते थे, लेकिन हवा में आगे बढ़ने के लिए उन्हें जनशक्ति का सहारा लेना पड़ा। फिर भी उन्होंने नेविगेशन के उल्लेखनीय कारनामों को पूरा किया, भूमध्य सागर की लंबाई को पार किया और यहाँ तक कि हरक्यूलिस के स्तंभों से अटलांटिक में गुजरते हुए गए। Okay, so next concept is irrigation. Now we are going to see about irrigation. Let's start. सिंचाई। खाद्य उत्पादन की तकनीकों ने भी नवपाषाण विधियों में कई सुधार दिखाए, जिसमें व्यवस्थित सिंचाई के आकार में एक उत्कृष्ट नवाचार भी शामिल है। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं दो महान नदी प्रणालियों नील और टाइग्रिस यूफ्रेट्स पर बहुत अधिक निर्भर थी, जो दोनों ने अपनी वार्षिक बाढ़ से ज़मीन को पानी पिलाया और अपने द्वारा जमा की गई समृद्ध जलोढ़ के साथ इसे फिर से जीवंत कर दिया। हर गर्मियों में नील नदी में नियमितता आती है और इसकी घाटी में निर्माण करने वाली सभ्यताओं ने नदी के नीचे जाने के बाद जितनी देर तक संभव हो बाढ़ के पानी को वापस रखते हुए बेसिन सिंचाई की तकनीक सीखी, ताकि समृद्ध मिट्टी बाढ़ से पहले फसल ला सके। निम्नलिखित सीजन के टाइग्रिस यूफ्रेट्स घाटी में सिंचाई की समस्या अधिक जटिल थी, क्योंकि बाढ़ का अनुमान कम था, अधिक भयंकर थी और उत्तर की ओर बहने वाली नील नदी की तुलना में पहले आई थी। उन्होंने अधिक जलोढ़ भी ढोया, जो सिंचाई चैनलों को चौक करने के लिए जाता था। सुमेरियन सिंचाई इंजीनियरों का कार्य
गर्मियों के महीनों के दौरान नदियों से पानी निकालना, इसे जब्त करना और इसे छोटी किश्तों में खेतों में वितरित करना था। सुमेरियन प्रणाली अंततः टूट गई क्योंकि इससे मिट्टी में नमक जमा हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उर्वरता का नुकसान हुआ। हालांकि दोनों प्रणालियां उच्च स्तर के सामाजिक नियंत्रण पर निर्भर थी, जिसमें भूमि को मापने और चिह्नित करने में कौशल की आवश्यकता होती थी और कीमती पानी के वितरण में न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक जटिल कानूनी कोड की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा दोनों प्रणालियां बांधों और तटबंधों, नहरों और एक्वाडक्ट्स, बाष्पीकरण से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए भूमिगत लंबे हिस्सों के साथ के निर्माण में जटिल इंजीनियरिंग पर निर्भर करती है और पानी बढ़ाने वाले उपकरणों जैसे कि शैडोफ एक संतुलित बीम का उपयोग करती है। एक छोर और दूसरे पर पानी उठाने के लिए बाल्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े, जैसे अर्बन रिवॉल्यूशन जो कि क्राइस्ट के पहले का था, बिफोर क्राइस्ट एरा, उसके बारे में कुछ देखा। फिर हमने क्राफ्ट्समैन और साइंटिस्ट के रिवॉल्यूशन के बारे में देखा, कॉपर एंड ब्रॉन्ज, इरिगेशन, ये सारी चीज़ें हमने आज इस वीडियो में देखी। सो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि ये शायद टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री एंड हो चुकी है, लेकिन ये बहुत बड़ी स्टोरी है, तो अब तक ये एंड नहीं हुई है, ये अभी कंटिन्यू होने वाला है। इसका पार्ट 5 भी आने वाला है। ठीक है, सो कीप वॉचिंग गाइस, बने रहिए हमारे साथ। और चलिए आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। यदि आपका वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। उन्हें भी ऐसी मज़ेदार सी टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री, सारे पूरा आप जो अभी यूज़ करते हो वो कैसे मिला, कहाँ से मिला, वो सारी चीज़ें उन्हें भी पता चले। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, और मन में कुछ सवाल हो तो बिंदास होकर कमेंट कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। ओके, बाय बाय गाइस।